हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम, जो कि क्लास 11 की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ने के साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आप चाहें तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं और साथ ही साथ अपने नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। और पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the five kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। कौन से थे वो 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे। अब मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते थे? मोनेरा के अंदर आते थे सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सब मोनेरा के अंदर आते थे। प्रोटिस्टा के अंदर आते थे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सब प्रोटिस्टा के अंदर आते थे। फंजाई के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते थे जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट है, उनको फंजाई किंगडम में प्लेस कर दिया था। एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते थे? जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। जिन ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनको किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया गया था। और प्लांटी में किसको प्लेस किया गया था? जिनके अंदर सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट है, उनको किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया गया था। तो इस तरीके से आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी को डिटेल में, जिसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुए हैं, ये तो हमने पढ़ा कि उन सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट रहा है। तो अब लेकिन प्लांट किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है और उनको क्लासिफाई करने के जो बेसिस हैं, वो बार बार चेंज होते रहे हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म पहले प्लांट किंगडम में प्लेस किए जाते थे, पर अब उन्हें प्लांट किंगडम से बाहर निकाल दिया गया है। जैसे कि फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटिंग। तो अब कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि फंजाई है? जैसे कि फंजाई है और मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। ये पहले कहाँ प्लेस किए जाते थे? प्लांटी में प्लेस किए जाते थे, क्योंकि इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन अब क्या किया है? इनको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। जबकि पहले क्या है? ये सारे ऑर्गेनिज्म इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सेम किंगडम में प्लेस किए जाते थे। तो क्या पढ़ा हमने अभी कि जो फंजाई के मेंबर्स हैं और जो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं, वो पहले सेल वॉल प्रेजेंट है इस बेसिस पे किंगडम प्लांटी में प्लेस किए जाते थे, लेकिन अब उन्हें इस किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या हुआ कि द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। तो साइनोबैक्टीरिया पहले कहाँ आते थे? एल्गी में, प्लांट्स में आते थे, लेकिन अब इन्हें प्लांट से निकाल दिया गया है। अब कहाँ आते हैं साइनोबैक्टीरिया? ये मोनेरा में आते हैं, क्योंकि इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। तो इनके नाम में तो आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन अब ये एल्गी नहीं है, अब ये बैक्टीरिया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स को इस चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इस पैराग्राफ में, उसे अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आर.एच. विटेकर ने 1969 में एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन से थे वो 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 किंगडम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा अर्लियर प्लेस्ड इन प्लांटी। तो क्या पढ़ा हमने कि फंजाई को और मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे इनको पहले किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है प्लांटी से। तो क्या हुआ कि जो साइनोबैक्टीरिया है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उनके नाम में एल्गी है, बट अब वो एल्गी में नहीं आते। अब वो एल्गी नहीं है, अब वो क्या है?
किंगडम मोनेरा में आते हैं और इन्हें बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इवन दो दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बट नॉट प्लेस्ड इन प्लांट्स। जबकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये अपना फूड खुद से बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें कहाँ प्लेस करते हैं? किंगडम मोनेरा में प्लेस करते हैं। क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है उनका एक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पर इन्हें किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिया गया है और इनको क्या कर दिया गया है? प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम और क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि है ये बैक्टीरिया लेकिन इनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से बनाते हैं। किंगडम मोनेरा में प्लेस करने के क्या रीजन है? क्या है कि ये यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है इनका, फिर ये प्रोकैरियोटिक फीचर्स शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर है इनके अंदर, और इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्या रीजन है ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम मोनेरा में प्लेस करने का? कि इनका यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक फीचर शो करते हैं ये, और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। किंगडम प्लांटी के अंदर हम किस किस को पढ़ने वाले हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, एक बार उसमें देखते हैं कि ऐसे क्या कंसर्न है, क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ा। तो जो ड्रॉबैक है एक बार वो देखते हैं। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि जो अर्लीस्ट सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, सबसे पहले वाले सिस्टम थे, उन्होंने क्या किया? सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर किया क्लासिफिकेशन के लिए। अब क्या होते हैं ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स? ये होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म बाहर से देखने में कैसा दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया। क्या कंसीडर किया इन्होंने? हैबिट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स, यानी कि उसके लीव्स का जो कलर है, जो नंबर है और जो शेप है वो कैसा दिखाई देता है, इन सब चीजों के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का यहाँ पर क्या मतलब है? एसेक्सुअल कैरेक्टर्स। और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि एंड्रोशियम क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने क्या कंसीडर किया? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। और क्या कंसीडर किया था इन्होंने? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को इन्होंने कंसीडर किया था। अब इस सिस्टम को क्या बोला गया? आर्टिफिशियल सिस्टम बोला गया। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 ड्रॉबैक। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या किया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया, क्योंकि बहुत ही कम कैरेक्टर्स को इन्होंने कंसीडर किया था। इंटरनल कैरेक्टर्स को तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। अब देखो क्या था फर्स्ट ड्रॉबैक, कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया। तो क्या होता है कि जैसे कुछ स्पीशीज हैं जो जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन एक्सटर्नली उनका अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट है, तो इन्होंने क्या किया? इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कंसीडर नहीं किया, इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर किया और जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि उनकी आउटर अपीयरेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होगा। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? उनको सेपरेट कर दिया, लेकिन बहुत ही कम कैरेक्टर्स को कंसीडर करके। तो ये था यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड क्या है कि द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने क्या किया कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, एसेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बिल्कुल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बराबर इंपॉर्टेंस दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। अब ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स इतनी जल्दी एनवायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लो कि अगर स्पोर है, स्पोर को क्या चाहिए? उसको एक फेवरेबल एनवायरमेंट चाहिए। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएंगी स्पोर जर्मिनेट नहीं करेगा। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो बहुत इजीली एनवायरमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने, ये इसका सेकंड ड्रॉबैक हो जाता है कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। अब इसके अगेंस्ट में क्या आता है? एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। अब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है ये किसने दिया है? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने। ठीक है,
ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को इंपॉर्टेंस दिया है। इंटरनल फीचर्स और एक्सटर्नल फीचर्स दोनों को कंसीडर किया है इन्होंने क्लासिफिकेशन में। तो वो ड्रॉबैक ओवरकम कर लिया इन्होंने जो लीनियस के क्लासिफिकेशन में था। और इन्होंने क्या कंसीडर किया है? नेचुरल एफिनिटीज को अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटीज है, मतलब क्या है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को इन्होंने साथ में रखा है। और इन्होंने क्या कंसीडर किया है? एक्सटर्नल फीचर्स को और इंटरनल फीचर्स को दोनों को कंसीडर किया। अब इन्होंने क्या इंटरनल फीचर्स कंसीडर किए हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जो सेल का स्टडी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है उसको किया है। एनाटॉमी का मतलब होता है जो बॉडी की अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी का अंदर से स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी जो एम्ब्रियो है उसका प्रोडक्शन। और फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट की जो केमिस्ट्री है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर की जो केमिस्ट्री है, यानी प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उनको भी कंसीडर किया है इन्होंने स्टडी में। तो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसको दिया है जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज को ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया है और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया है। इंटरनल स्ट्रक्चर में इन्होंने कंसीडर किया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को। अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो जो पहले की क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उन्होंने क्या कंसीडर किया था? सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी इन्होंने क्या कंसीडर किया था? सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर किया इन्होंने, इंटरनल फीचर्स को कंसीडर नहीं किया। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड थी? हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। क्या कंसीडर किया इन्होंने? हैबिट यानी ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स, यानी कि उनके लीव्स का जो कलर है, नंबर है और शेप कैसा है। किस पर बेस्ड थे? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। और किसने दिया था ये क्लासिफिकेशन सिस्टम? लीनियस ने दिया था। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक है, अभी हमने देखे। जो फर्स्ट ड्रॉबैक है वो क्या है कि इन्होंने सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, क्योंकि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, इसलिए जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वो भी सेपरेट हो गए। अब सेकेंड ड्रॉबैक क्या है इनका कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, यानी कि एसेक्सुअल कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्होंने क्या किया? बिल्कुल इक्वल वेटेज दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट से, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स इतनी इजीली अफेक्ट नहीं होते। इसीलिए ये इक्वल वेटेज जो दिया गया ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो अर्लियर सिस्टम क्या थे? ये आर्टिफिशियल सिस्टम भी बोलते हैं इनको, और ये लीनियस ने दिया था। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने कंसीडर किया नेचुरल एफिनिटी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि नेचुरल एफिनिटी को कंसीडर करके कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इन्होंने क्या कंसीडर किया? बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स को कंसीडर किया इन्होंने। और इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से थे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी कैसा बना हुआ है, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि जो प्लांट की केमिस्ट्री है वो भी इन्होंने कंसीडर किया। Such a classification was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये तो हो गई पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात। एट प्रेजेंट क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल है। और ये किस पर बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब आज के टाइम में कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब होता है? जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, तो आज के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो एंसेस्टर हैं, यानी जिन ऑर्गेनिज्म से आज के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक्स। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अब ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते होंगे उनके सेम एंसेस्टर होंगे। अब टैक्सा जो है वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कौन से टैक्सा से बिलोंग करते हैं? मैमल्स से बिलोंग करते हैं। तो उस एक टैक्सा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके एंसेस्टर जो होंगे वो सेम होंगे। एंसेस्टर का क्या मतलब होता है? जो पूर्वज होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है
वो प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं, वो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एंसेस्टर उनको बोलते हैं जिन ऑर्गेनिज्म से आज के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर आए हैं। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। आज के टाइम में हम क्या है, क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं जहां से हम हेल्प लेते हैं। कोई भी डिफिकल्टी आ रही है अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम को करने में, क्योंकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कैसे हो पाएगी, जब कोई फॉसिल एविडेंस होगा। एंसेस्टर्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, जो फॉसिल्स निकलते हैं उनके थ्रू ही तो स्टडी करते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे अगर these become more important when there is no supporting fossil evidence। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आप तभी कर सकते हो जब आपके पास फॉसिल एविडेंस होगा। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता तो फिर हमें कोई दूसरा मीन्स यूज करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्या दूसरे तरीके हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के, वो आगे बताए हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। ये वो तरीके हैं जिनको हम तब यूज कर सकते हैं अगर उन ऑर्गेनिजम्स का कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता। तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो पहला जो मेथड है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, इट इज इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अपीयरेंस में कैसे दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। तो जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए जाते हैं उनको अलग अलग नंबर और कोड दे दिए जाते हैं, फिर वो डेटा कंप्यूटर में डाल के प्रोसेस कर दिया जाता है और कंप्यूटर वहां से क्लासिफिकेशन बना देते हैं। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। अब ये ऐसा मेथड है जिसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है और सेम टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। यानी कि इस मेथड में हम हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और सेम टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो दूसरा मेथड क्या है अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन का, साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उन क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे साइटोटैक्सोनॉमी से क्लासिफाई किया जाता है। अब तीसरा मेथड यहाँ पर क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी का। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंसीडर किया जाता है। कीमो से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स कंसीडर किए जाते हैं टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स एंड आर ऑल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। अब क्या है, अगर जैसे क्या होगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, कीमोटैक्सोनॉमी। अब कीमोटैक्सोनॉमी क्या करता है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंसीडर करता है प्लांट्स के। अब इन सारी चीजों को हम एक बार फिर से समझते हैं। एट प्रेजेंट कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किए जाते थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद आया फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और अब आया है फाइलोजेनेटिक। अब इसको किस पे बेस्ड है, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है ऑर्गेनिज्म के, यानी कि इवॉल्व होते होते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन ऑर्गेनिज्म का आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या बोला जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर्स भी सेम होंगे। तो जो दूसरे मेथड है क्लासिफिकेशन के वो क्या है, पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसको इजीली कैरिड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, और ये किस पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर। यहाँ पर क्या है कि नंबर और कोड असाइन कर दिए जाते हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स को और फिर डेटा प्रोसेस कर लिया जाता है। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है। सेम टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। तो ये है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसके बाद आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जा रहा है, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर। फिर कीमोटेक्सोनॉमी में क्या यूज किया जा रहा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। क्यों यूज करते हैं, किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसी भी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कीमोटेक्सोनॉमी यूज किया जाता है। अब इसके बाद प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, हैलोइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं ये, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स। यानी एल्गी क्या हो सकते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल बियरिंग, यानी इनकी बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये अपना फूड खुद से बनाते हैं।
सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, बहुत ही थैलॉइड होता है स्ट्रक्चर। थैलॉइड का मतलब इनकी बॉडी जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इनके अंदर क्या है, लीव्स, स्टेम और रूट्स बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती। एक थैलस जैसी बॉडी होती है इनकी, जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ये अपना फूड खुद से बना रहे हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। लार्जली एक्वेटिक होते हैं। एल्गी आपको पता है ज्यादा करके पानी वाले एरिया में ही मिलती है, इसलिए एक्वेटिक होती है। अब ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, मैराइन वाटर में भी मिल सकती है। दे ऑकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स। अब दूसरे हैबिटाट में भी मिल सकती है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स पे, सॉइल में या वुड में। पर फिर भी जहां पे जो मॉइस्चर वाला एरिया होगा, यहाँ पर भी क्या है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हैं, जो गीले पत्थर रहते हैं, उनके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है। सॉइल में भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, वहां पे एल्गी ग्रो करती है। और वुड के ऊपर भी ऐसे एरिया में जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, वहां पर एल्गी ग्रो करती है। तो ये क्या है, इसकी अदर हैबिटाट्स हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। अब कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो फंजाई के साथ एसोसिएशन में ग्रो करती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइकन। ऐसी एल्गी को क्या बोलते हैं, जो फंजाई के साथ एसोसिएशन में ग्रो करती है, उसको बोलते हैं लाइकन। और अगर एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में ग्रो करती है तो उसका एग्जाम्पल है स्लॉथ बेयर। स्लॉथ एक बहुत ही स्लो एनिमल होता है, जिसके साथ एसोसिएशन में ये एल्गी ग्रो कर सकती है। अब क्या है कि द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, यानी कि एल्गी का जो फॉर्म है, जैसी वो दिखाई देती है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो, और जो उसका साइज है, यानी कि कितना भी वेरी कर सकता है, हाईली वेरिएबल है। अलग अलग फॉर्म में एल्गी देखने को मिलती है, अलग अलग साइज में एल्गी देखने को मिलती है। अब क्या हो सकते हैं इसके अलग अलग फॉर्म, या तो ये कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिल सकती है। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। और कॉलोनियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे ये कॉलोनी के फॉर्म में, इस तरीके के स्ट्रक्चर में अगर ये एल्गी देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स। और अगर फिलामेंटस फॉर्म में ये एल्गी देखने को मिलती है तो उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अब फिलामेंटस फॉर्म का मतलब क्या होता है, इस तरीके के चेन लाइक फॉर्म में अगर ये एल्गी देखने को मिल रही है तो ये हो जाता है फिलामेंटस फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म इस तरीके का होता है कंपोज्ड, और फिलामेंटस फॉर्म जो है वो इस तरीके का चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, वॉलवॉक्स। और फिलामेंटस फॉर्म का यहाँ पर एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। A few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies. अब marine forms जो kelps हैं, kelps किसका एग्जाम्पल है, ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। और ये क्या करते हैं, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं, मतलब ये इतना ज्यादा बड़े एरिया में ग्रो करते हैं कि बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेते हैं। और ये कौन से फॉर्म है इनके एल्गी के, ये मेराइन फॉर्म्स हैं। कुछ मेराइन फॉर्म्स होते हैं जिसका एग्जाम्पल क्या है, केल्प्स, जो कि ब्राउन एल्गी है। ये क्या करता है, बहुत ही बड़े एरिया में ग्रो करके मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेता है। अब एल्गी में हमने क्या पढ़ा कि एल्गी जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग होती है, इनकी बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं। लार्जली एक्वेटिक हो सकते हैं, या तो ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं या फिर ये मेराइन वाटर में मिल सकते हैं, दोनों तरह के एल्गी हो सकते हैं। अब और क्या वैरायटी है इनके हैबिटेट में, ये मॉइस्ट स्टोन्स में मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, वुड में मिल सकते हैं, या फिर फंजाई के साथ एसोसिएशन में मिल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन। और एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में मिलेंगे तो उसका एग्जाम्पल है स्लॉथ बेयर। एल्गी का और क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है इनका फॉर्म और साइज, यानी इनका अपीयरेंस, जैसे इनका स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है। और इनका साइज छोटे से लेके बहुत बड़े तक डिफरेंट साइज हो सकता है। अगर कॉलोनियल फॉर्म में एल्गी देखने को मिलती है तो उसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। और अगर फिलामेंटस फॉर्म में एल्गी देखने को मिलती है तो उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। यहाँ पर कुछ ऐसे मेराइन फॉर्म्स होते हैं एल्गी के जो मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है केल्प्स। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर, कि जो मेन बॉडी है उससे एक पीस टूट कर बाहर निकल जाएगा और वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी से एक छोटा सा पीस टूटकर अलग हो जाता है और वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। तो हर एक फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा, एक थैलस बना लेगा, यानी कि एल्गी का बॉडी बना लेगा।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एल्गी में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे कॉमन कौन से हैं? जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है एल्गी में। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड और जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है कि ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं और जर्मिनेट करके ये क्या करते हैं? नया प्लांट बना देते हैं। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का कैसे हो रहा है? जूस्पोर्स की हेल्प से हो रहा है। ये जूस्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए और जर्मिनेट कर जाते हैं ये दूसरी जगह पे जाके नए प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब दो गैमेट का जब फ्यूजन होगा उससे क्या होगा? एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये गैमेट्स कैसे हो सकते हैं? फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगायरा। अब इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। आप समझो इसको, देखो अगर आप समझो कि सिमिलर साइज के गैमेट्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। अगर सिमिलर साइज है गैमेट्स का तो उस तरह के मेथड को क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। अब इन सिमिलर साइज के गैमेट्स में दोनों में ही सिमिलर हैं, लेकिन यूलोथ्रिक्स में क्या होता है? फ्लैजिलेटेड है, यानी कि सिमिलर साइज के हैं पर मोटाइल हैं, जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स। और स्पाइरोगायरा में क्या है कि सिमिलर साइज के गैमेट्स हैं लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल, मतलब गैमेट्स मूवेबल नहीं है पर वो सिमिलर साइज के हैं, इसीलिए यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों किसका एग्जाम्पल होते हैं? आइसोगैमस का। इसको आगे अभी हम और अच्छे से समझेंगे। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज क्या होगा? उसको बोलेंगे एनाइसोगैमस। अगर वो गैमेट्स क्या है? डिसिमिलर है साइज में, तो उसको क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूडोरिना। अब फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट। नॉन मोटाइल है, लार्ज है, स्टैटिक का मतलब क्या है? इमूवेबल है, मतलब जो फीमेल गैमेट है वो अपनी जगह से मूव नहीं करता है। कैसा है फीमेल गैमेट? कैसा है? वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट है। और मेल गैमेट यहाँ पर कैसा है? स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट यहाँ पर मोटाइल है, मूवेबल है, छोटा साइज है उसका फीमेल गैमेट से। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? oogamous। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के हमने तीन मेथड्स देखे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव कैसे हो रहा था? फ्रैगमेंटेशन से, जिसमें ईच फ्रैगमेंट जो ब्रेक होके जा रहा है वो क्या करता है? हैलस बना लेता है, यानी एल्गी की नई प्लांट बॉडी बना लेता है फ्रैगमेंटेशन मेथड से। एसेक्सुअल में क्या हो रहा था कि स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था। स्पोर फॉर्मेशन में जूस्पोर्स बनते हैं जो कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड और मोटाइल। फ्लैजिलेटेड है मतलब वो मोटाइल है, फ्लैजिला से मूव करेंगे। तो ये क्या हो रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं और नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में? ये होता है बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तीन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस के अंदर क्या होता है कि जो गैमेट्स जो फ्यूज होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं। अगर सिमिलर साइज के गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यानी यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों में जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं वो सिमिलर साइज के हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट है वो फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, यानी मूव कर सकते हैं, और स्पाइरोगायरा में जो गैमेट्स है वो क्या है? नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल है। और ये दोनों ही आइसोगैमस रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं वो डिसिमिलर साइज के गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? यूडोरिना। और तीसरा यहाँ पर जो oogamous रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है कि एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट है। एक लार्ज नॉन मोटाइल है, यानी कि स्टैटिक है, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, फीमेल गैमेट है जो फ्यूज होगा किसके साथ? एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के साथ, यानी कि एक छोटे साइज का मोटाइल मूवेबल मेल गैमेट है। उन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होगा तो उसे बोलेंगे oogamous रिप्रोडक्शन, और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, तो ये तीन तरह का रिप्रोडक्शन है एल्गी में। वेजिटेटिव जो कि फ्रैगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल जो कि स्पोर फॉर्मेशन से होता है जिनको बोलते हैं जूस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि तीन टाइप का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस में दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, जिनमें सिमिलर साइज के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या है? फ्लैजिलेटेड है गैमेट्स, और स्पाइरोगायरा के अंदर क्या है? नॉन फ्लैजिलेटेड है।
एनाइसोगैमस में क्या हो रहा है कि जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं वो डिसिमिलर साइज के हैं। एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना। और ओगैमस में क्या होता है कि एक बड़ा स्टैटिक फीमेल गैमेट फ्यूज करता है स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट के साथ, और इसके एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अब हम ये डायग्राम्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी में ये किसका एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स का। वॉल्वॉक्स अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म होते हैं। ये डायग्राम में आपको देखने में समझ आ रहा है, इस तरीके का कॉलोनियल फॉर्म होता है। इसमें क्या है, ये डॉटर कॉलोनी है, ये पेरेंट कॉलोनी है। जो बाहर आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पेरेंट कॉलोनी है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, डॉटर कॉलोनी है। और ये एग्जाम्पल किसका है, वॉल्वॉक्स का कॉलोनियल फॉर्म है। सेकेंड जो डायग्राम है ये एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स में अभी हमने पढ़ा था कि फिलामेंटस फॉर्म होता है उसका बॉडी का। कैसा होता है, फिलामेंटस फॉर्म होता है। फिलामेंटस यानी कि इस तरीके से चेन लाइक फॉर्म होता है, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर अरेंज रहता है। ये एग्जाम्पल किसके हैं, दोनों ग्रीन एल्गी के, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो फर्स्ट है वो एग्जाम्पल है लेमिनेरिया। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इस तरीके से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड जो होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्टाइप जो है ये स्टेम के प्लेस पर होता है, और ये होल्ड फास्ट जो है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ब्राउन एल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, और ये लेमिनेरिया का एग्जाम्पल है। ब्राउन एल्गी में ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये है फ्यूकस। फ्यूकस में क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये फ्रॉन्ड है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक मिडरिप प्रेजेंट होती है, और वही होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है। अब तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है, डिक्टियोटा। ये वाला एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर, डिक्टियोटा। ये तीनों ही ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है। इसमें भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड प्रेजेंट है, और ये स्टाइप है। अलग अलग स्ट्रक्चर है एल्गी का, अभी हमने पढ़ा था कि इनका हाईली वेरिएबल फॉर्म और साइज होता है। तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट फॉर्म ब्राउन एल्गी के देखने को मिल रहे हैं। पहला है यहाँ पर लेमिनेरिया, दूसरा है फ्यूकस, और तीसरा है डिक्टियोटा। नेक्स्ट यहाँ पर जो डायग्राम है वो रेड एल्गी का है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो किसका है, पोरफायरा का। पोरफायरा में भी क्या है, ये फ्रॉन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। और जो रेड एल्गी का सेकेंड डायग्राम है, सेकेंड एग्जाम्पल है, ये है पॉलीसाइफोनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉलीसाइफोनिया में मेन एक्सिस है और ब्रांचेस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी एल्गी ऐसी होती है जिसकी बॉडी में मेन एक्सिस और ब्रांचेस होती हैं, तो वो एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का। ये सारे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से देखकर याद कर लेने हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। इस पैराग्राफ में हम एल्गी के यूजेस पढ़ेंगे। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब अर्थ का जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसका हाफ कौन परफॉर्म करता है, एल्गी। किसकी हेल्प से करती है, फोटोसिंथेसिस से। अब आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करा जाता है। तो एल्गी जो है वो इतना मेजर कंट्रीब्यूशन देती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब एल्गी क्या होती है, ये एक्वेटिक एरियाज में रहती है, तो पानी वाले एरिया में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, और ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है वहां के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल को। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है वहां पर। क्यों कर देती है, ये फोटोसिंथेटिक है इसकी वजह से। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स which form the basis of food cycle of all aquatic animals। एल्गी क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फूड साइकिल में सारे एक्वेटिक एनिमल्स में, क्योंकि एक्वेटिक एरिया में ये रह रहे हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस करके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और ये बेसिस बना रहे हैं फूड साइकिल का सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो लेमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा ये 3 एल्गी उन 70 स्पीशीज में से हैं एल्गी की जिनको फूड की तरह यूज किया जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, इनको एज फूड यूज किया जाता है। सर्टेन मैराइन, ब्राउन एंड रेड एल्गी produce large amount of hydrocolloids, water holding substances। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। इनके अंदर वाटर को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखा जाता है। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मैराइन, ब्राउन और रेड एल्गी।
तो ब्राउन और रेड एल्गी जो कि मेराइन है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्जिन ब्राउन एल्गी और कैराजीन रेड एल्गी। तो जो एल्जिन है जो कि ब्राउन एल्गी है और कैराजीन है जो कि रेड एल्गी है, ये क्या कर रहे हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स का प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, जिनको कमर्शियली यूज किया जाता है। अगार, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparations of ice creams and jellies. तो जेलिडियम और ग्रासिलेरिया दो एल्गी हैं, ये दोनों कैसी हैं? रेड एल्गी हैं। इन दोनों एल्गी से किस प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है? अगार को। और अगार का यूज कहाँ पर किया जाता है? माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो कहाँ, कौन सी एल्गी से ऑब्टेन कर रहे हैं हम अगार? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला। क्लोरेला जो एक एल्गी है, वो कैसी एल्गी है? वो यूनिसेल्यूलर एल्गी है और ये बहुत ही ज्यादा रिच होती है प्रोटीन्स में, इसीलिए इसे एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो क्लोरेला एल्गी क्या है? यूनिसेल्यूलर एल्गी है, बहुत ही ज्यादा रिच है प्रोटीन्स में, इसीलिए इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी। अब नेक्स्ट हम इन तीनों को पढ़ेंगे। अब रिवाइज कर लेते हैं। यूजेस ऑफ एल्गी क्या पढ़े हमने? हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या कर रही है कि जो अर्थ का हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन है, वो एल्गी परफॉर्म कर रही है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इंक्रीज कर देता है द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। फोटोसिंथेसिस की वजह से ये क्या करता है? अपने इमीडिएट एनवायरमेंट में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एल्गी किसके? एनर्जी रिच कंपाउंड्स के, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी यूज एज फूड, जो एल्गी एज अ फूड यूज की जा रही है उनके एग्जाम्पल है पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम। ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। कौन सी है वो ब्राउन और रेड एल्गी? एल्जिन है जो कि ब्राउन एल्गी है और कैरेजीन है जो कि रेड एल्गी है। इनको कमर्शियली यूज किया जाता है और ये हाइड्रोकोलाइड्स का प्रोडक्शन करते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं एल्गी से, वो है अगार। कौन सी एल्गी से प्रोड्यूस किया जाता है अगार? जेलिडियम जो कि रेड एल्गी है और ग्रासिलेरिया जो कि रेड एल्गी है, दोनों ही रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है अगार। इसको यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में और इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। क्लोरेला जो है वो यूनिसेल्यूलर एल्गी का एग्जाम्पल है, जो कि रिच होती है प्रोटीन्स में। इसको यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में। पहले है क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी हो सकती है? वो यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल की भी हो सकती है, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकती है या फिर फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफाइसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? ग्रास ग्रीन कलर की दिखाई देती है ये क्लोरोफाइसी। किसकी वजह से दिखती है? क्लोरोफिल ए और बी की वजह से। पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज। तो इसकी अलग अलग स्पीशीज के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो अलग अलग हो सकता है। वो डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल या रिबन शेप्ड हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफाइसी के अंदर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्या होता है कि वन और मोर स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स जो है वो स्टोरेज बॉडीज है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर भी एक स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होगी इस तरीके से। अब इस पायरिनॉइड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो सेंट्रल कोर स्ट्रक्चर है यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसकी जो आउटर लेयर होती है इस तरीके से एक स्टार्च की शीट इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या है? ये पायरिनॉइड है।
स्टोरेज बॉडी, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। पायरिनॉइड जो है वो स्टोरेज बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके सेंट्रल कोर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और उसके आसपास में इस तरीके से स्टार्च की एक शीट प्रेजेंट होती है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब कुछ एल्गी क्या करती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही रिजिड होती है और इसमें इनर लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। दो लेयर है इसके अंदर, इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है और आउटर लेयर किसकी बनी है, पेक्टोज की बनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। अब क्लोरोफाइसी के अंदर सबसे पहले कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होगा। ने पढ़ा था कि ज़ूस्पोर होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर इन ज़ूस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है क्लोरोफाइसी में, इसके अंदर इट शोज कंसीडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। हमने पढ़ा था कि 3 टाइप का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। वही यहाँ पर बोला गया है कि ये वेरिएशन शो करता है इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous हो सकता है ये। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ज़ूस्पोर से हो रहा है जो ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेरिएशन शो करता है टाइप और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स में। ये आइसोगैमस हो सकता है, इसमें सिमिलर गैमेट्स फ्यूज हो सकते हैं। एनाइसोगैमस हो सकता है जिसमें डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूज हो सकते हैं। और ये oogamous हो सकता है जिसमें फीमेल लार्ज होती है, स्टैटिक होती है और जो मेल है वो स्मॉल और मोटाइल होता है। कॉमन एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी के क्या है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। यहाँ पर हमने देखा था कि वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल फॉर्म है इसका और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा क्या है, फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो क्या है, ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी इनकी यूनिसेल्युलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। ग्रास ग्रीन क्यों होते हैं ये, क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस की वजह से। क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये क्या होती है, ग्रास ग्रीन होती है। और ये पिगमेंट कहां पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफाइसी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो अलग अलग हो सकता है। वो डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, कुछ भी हो सकता है। 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनॉइड्स बोलते हैं स्टोरेज बॉडीज को, क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स बोलते हैं। इनके अंदर सेंट्रल कोर में प्रोटीन होता है, आसपास स्टार्च की एक लेयर होती है। सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी का क्या है, एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज की बनी रहती है, आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज की बनी रहती है। ग्रीन एल्गी में क्या है, एक रिजिड सेल वॉल है, इनर लेयर सेल्यूलोज की है, आउटर लेयर पेक्टोज की है। अब एल्गी में क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव जो है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स से हो रहा है। एसेक्सुअल कैसे हो रहा है, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से हो रहा है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है इनके ज़ूस्पोर्स में और ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous हो सकता है। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। नेक्स्ट इज पायोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ पायोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मेराइन हैबिटाट्स। तो जो ब्राउन एल्गी है वो कहाँ देखने को मिलती है, मेराइन हैबिटाट्स में। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। साइज और फॉर्म में ये भी ग्रेट वेरिएशन शो करती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये रेंज कर सकती है सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, यानी एक्टोकार्पस के सिंपल ब्रांच फॉर्म से प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म। जैसा कि केल्प्स में हमने पढ़ा था कि बहुत मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेते हैं और केल्प्स कहां तक ग्रो कर सकते हैं, ये 100 मीटर की हाइट तक ग्रो कर सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है पायोफाइसी के, एक्टोकार्पस एंड केल्प्स। दे पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। अब इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके अंदर हो सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी या फिर कैरोटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। जो ब्राउन एल्गी है
वो ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड ऑफ ब्राउन में ये वेरी कर सकता है। और किस पे डिपेंड करता है? अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके अंदर, उसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि ये ऑलिव ग्रीन से लेके और डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन शो कर सकते हैं फायोफाइसी में। फायोफाइसी का अदर नेम क्या है? ब्राउन एल्गी। ये मैराइन हैबिटाट्स में मिलते हैं, यानी सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं। ये ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं साइज और फॉर्म में, यानी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म, यानी बहुत ज्यादा ब्रांच फॉर्म्स बना लेता है केल्प। ठीक है, ये क्या कर सकता है? 100 मीटर की हाइट तक ग्रो कर सकता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक्टोकार्पस और केल्प्स। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन होता है, जिस पे डिपेंड करता है कि इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन शो कर सकता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन और मैनिटॉल। यानी फायोफाइसी के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जो कि हो सकते हैं लेमिनारिन या मैनिटॉल। कौन से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं वो? लेमिनारिन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो इनके जो वेजिटेटिव सेल हैं, उनके ऊपर सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है और उसके आउटसाइड में भी क्या है? एक जिलेटिनस कोटिंग प्रेजेंट है एल्जिन की। इनके सेल में क्या है कि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, लेकिन उसके आउटसाइड में भी क्या है? एक कोटिंग प्रेजेंट है इस तरीके की, जो कि एल्जिन की कोटिंग है। आउटसाइड कोटिंग का क्या है? एल्जिन की कोटिंग है। यानी कि इनके जो वेजिटेटिव सेल हैं उनमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर उसके बाहर एक एल्जिन की कोटिंग प्रेजेंट होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? प्लास्टिड भी प्रेजेंट होंगे, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम by a holdfast, has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ जो कि फ्रॉन्ड होंगे। अब इनकी प्लांट बॉडी कैसे होगी? इनकी प्लांट बॉडी जो है वो इस तरीके से, जो सबस्ट्रेटम यानी कि जो बेस है वहां से कैसे अटैच होगी? इस तरीके के एक स्ट्रक्चर से अटैच होगी, जिसको बोलेंगे होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो है वो रूट का काम करेगा। उसके ऊपर एक स्टॉक होगा स्टाइप, जो कि स्टेम का काम करेगा। जो स्टॉक है उसे क्या बोलेंगे? स्टाइप। और उसके ऊपर ऐसा लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा जिसे बोलेंगे फ्रॉन्ड। तो किस तरीके की होगी फायोफाइसी की प्लांट बॉडी? इसमें एक सबस्ट्रेटम से अटैच कौन करेगा इसको? होल्ड फास्ट। ऊपर कौन प्रेजेंट होगा स्टेम की जगह पे? स्टाइप। और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होंगे जिन्हें हम बोलेंगे फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फायोफाइसी में भी फ्रेगमेंटेशन से होगा। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores। अब क्लोरोफाइसी में हमने पढ़ा था, वहां पर फ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं, यहाँ पर कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। बाई का मतलब यहाँ पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, दैट आर पियर शेप। कैसे होते हैं ये जूस्पोर्स? पियर शेप के होते हैं। और 2 अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जो अनइक्वल साइज के होंगे और लेटरली अटैच होंगे, यानी साइड से अटैच होंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से हो रहा है, जिनके अंदर 2 अनइक्वल साइज के फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, जो कि कैसे हैं? लेटरली अटैच्ड हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous कोई भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर। अब जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा वो पानी के अंदर हो सकता है या फिर हो सकता है विद इन द oogoनियम। जो oogamous स्पीशीज है, oogoनियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, या तो उसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वाटर के अंदर हो सकता है। अब गैमेट्स भी यहाँ पर कैसे हैं? पायरीफॉर्म है, पियर शेप्ड के हैं। पियर कैसा होता है? इस तरीके के। पायरीफॉर्म पियर शेप्ड गैमेट्स हैं और पायरीफॉर्म पियर शेप्ड ही जूस्पोर्स हैं यहाँ पर। तो गैमेट्स कैसे हैं? पायरीफॉर्म पियर शेप्ड है एंड बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला। इनमें भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेटरली अटैच होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसके क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम एंड फ्यूकस। ये फायोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस। अब एक बार रिवाइज करते हैं। फायोफाइसी के अंदर फूड जो है वो कैसे स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जो कि हो सकते हैं लेमिनारिन और मैनिटॉल।
वेजिटेटिव सेल में क्या होती है, एक सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसके आउटसाइड में एक जिलेटिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है एल्जिन की। किसकी बात हो रही है, फायोफाइसी के वेजिटेटिव सेल की बात हो रही है जिसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल है और आउटसाइड कोटिंग है एल्जिन की। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी, सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फास्ट से, बीच में एक स्टाइप होता है जो कि स्टॉक है, और फ्रॉन्ड यानी कि जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं, इस तरीके से इनकी प्लांट बॉडी होती है। अब फायोफाइसी में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव होगा जो कि फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल होगा जो कि बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स से होगा। ये जूस्पोर्स कैसे रहेंगे, पेयर शेप के रहेंगे। टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला रहेंगे, दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला रहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल में क्या होगा, वही तीन टाइप, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। इनका जो गैमेट्स का फ्यूजन है या तो ये पानी के अंदर होगा या oogoनियम के अंदर होगा। गैमेट्स भी इनके कैसे होंगे, जूस्पोर्स की तरह पाइवी फॉर्म होंगे, पेयर शेप, और दो लेटरली अटैच फ्लैजिला भी होंगे इसमें। एग्जाम्पल है फायोफाइसी के एक्टोकार्पस, इक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम एंड फ्यूकस। नेक्स्ट इज रोडोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। तो जो रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन। इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरियाज। तो जो फायोफाइसी की तरह ही मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी भी क्या होती है, मेराइन एरियाज में मिलती हैं। इनके ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन लेकिन ज्यादा कहाँ मिलते हैं, वार्मर एरियाज में। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो ये दोनों जगह पे पाई जाती हैं, या तो ये मतलब सरफेस पे, ओशियन के सरफेस पे मिलेगी जहां पे बहुत ज्यादा लाइट अच्छे से पहुंच जाती है, उन एरियाज में भी मिल सकती है, और ये ग्रेट डेप्थ में भी मिल सकती है, यानी ओशियंस की जो बहुत गहराई होती है जहां पर बहुत ही लिटिल लाइट पेनिट्रेट कर पाती है, ये ग्रेट डेप्थ पे भी मिल सकती है। या तो ये सरफेस पे भी मिल सकती है ओशियन के, या ये ओशियन की बहुत ज्यादा डेप्थ में भी मिल सकती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। इनका जो थैलाई होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड एल्गी का जो थैलाई है वो कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ रेड एल्गी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो रेड एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कैसे होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। और इस फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किससे, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। तो कैसे फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी में भी रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वेजिटेटिव हो रहा है फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे नॉन मोटाइल स्पोर्स से, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे नॉन मोटाइल गैमेट्स से। यानी कि इनके जो स्पोर्स होंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे और इनके जो गैमेट्स होंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर oogamous होता है, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा हो रहा है, oogamous हो रहा है, और इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो होंगे बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। द कॉमन मेंबर्स अब यहाँ पर कौन से देखने को मिलेंगे, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। रेड एल्गी के जो एग्जाम्पल हैं वो है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रोडोफाइसी में हमने क्या पढ़ा, इसका कॉमन नेम होता है रेड एल्गी। क्यों रेड एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। उस रेड पिगमेंट का नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन। मेराइन होते हैं, मोस्टली वार्मर एरियाज में देखने को मिलते हैं। दोनों जगह मिल सकते हैं, वेल लाइटेड रीजन जो क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर है, या फिर ग्रेट डेप्थ में मिल सकते हैं ओशन के जहां पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। इनका जो रेड थैलाई होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर रेड थैलाई है, यानी प्लांट बॉडी जो है वो मल्टी सेल्यूलर है। कुछ एल्गी में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर में। रिप्रोडक्शन रोडोफाइसी में कैसे होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीन टाइप का हो सकता है। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल होता है नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअल होता है नॉन मोटाइल गैमेट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर oogamous है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। रोडोफाइसी के एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम।
तीनों तरह का एल्गी हम पढ़ चुके हैं, तो इनके अंदर जो मेन फीचर्स हैं वो इस कंपैरेटिव चार्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो ग्रीन एल्गी है, फाइओफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट है, अब आप देखो ऐसे याद रख सकते हो कि क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में ही प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों एल्गी में प्रेजेंट है। क्लोरोफाइसी में फिर बी है, फाइओफाइसी में सी है और रोडोफाइसी में डी है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर फाइओफाइसी में फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड जो है क्लोरोफाइसी का कैसा है, स्टार्च। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। फाइओफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो लेमिनारिन और मैनेटॉल के फॉर्म में होता है। और रोडोफाइसी के अंदर जो फूड स्टोर है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है। फाइओफाइसी में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की होती है, लेकिन उसके आसपास एक एल्जिन की कवरिंग होती है, जिलेटिनस शीट। और रोडोफाइसी में सेल्यूलोज की पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, इन सब की सेल वॉल होती है इसके अंदर। अब फ्लैजिला का जो नंबर और पोजीशन है, क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं और अपाइकल होते हैं। फाइओफाइसी में 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। और रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं होते हैं क्योंकि इसके नॉन मोटाइल गैमेट्स और नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। हैबिटाट इनका है, क्लोरोफाइसी मिलेगी फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। ब्रैकिश वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर से थोड़ा ज्यादा सॉल्टी होता है और मेराइन से थोड़ा कम होता है, इन दोनों के बीच का है। और फाइओफाइसी मिलेगी फ्रेश वाटर में रेयरली और ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर में ज्यादा मिलेगी। सिमिलरली रोडोफाइसी भी आपको फ्रेश वाटर में कम मिलेगी और ब्रैकिश और मोस्टली मिलेगी सॉल्टी वाटर में। तो ये इनकी हैबिटाट है। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इस वीडियो में ये चैप्टर हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।